अगर मेरी पत्नी का नाम बीच में लाने की कोशिश की तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा। और सरकार को अगर ये गलतफहमी हो तो उमेश कुमार दब जाएगा, डर जाएगा, तो अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। सरकार से हम डरते नहीं हैं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घर के अंदर घुस के मारूंगा। मुझ पर 2 बार राजद्रोह लगा, मेरे खिलाफ CBI हुई, मेरे खिलाफ ED हुई, मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हम कभी टूटे नहीं। हम आज भी वैसे अडिग खड़े हैं जैसे हम पहले खड़े थे। बीजेपी तो दावा करती है जीरो टॉलरेंस सरकार, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जीरो टोल है जो सामने से नहीं दिखता, जैसे इसका टोल लगता है कि इसकी जांच कराने के आदेश दिए, रातों रात फाइल गायब हो गई। सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बचाना चाहती है। धामी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी और आपको ऐसा लगता है कि आप त्रिवेंद्र जी को बचा ले जाएंगे तो मैं आपके खिलाफ हल्ला बोल करूंगा। अगर भ्रष्टाचार से लड़ते हुए मुझे भी जेल जाना पड़ा, एक अहंकारी वो थे जो 20 साल का जिनकी जो तख्त है वो जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया और मुझे विधायक बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। हम आज फिर आप पहुंचे हैं उमेश कुमार जी के पास। एक बड़ा मुद्दा लेकर आए उमेश कुमार जी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। आइए। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ है खानपुर के विधायक वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित। एक मुद्दा आपने उठाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक मीडिया या प्रिंट मीडिया कोई भी मीडिया हो, 200 करोड़ का मामला है। क्या है मामला? देखिए, 2017 में 18 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की राज्य के। उसके तत्काल बाद उन्होंने KS पंवार को अपना औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया था। 2017 से 2020 के बीच KS पंवार की जो पत्नी है रामेश्वरी कुंवर पंवार, उनकी कंपनी में 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स बनाए गए। इसके संबंध में RBI ने एक पत्र लिखा था उत्तराखंड सरकार को कि जो कंपनियां आपके यहाँ संचालित हैं, जिसमें इनका नाम भी था सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स का, ये कंपनियां गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ सेक्रेटरी ने STF का गठन करके इसकी जांच कराने के आदेश दिए। रातों रात फाइल गायब हो गई। यार ये तो बीजेपी जीरो टॉलरेंस की सरकार बताती है। पूरी फाइल गायब हो गई। और उसके बाद फिर इस मामले की जब मैंने जांच पड़ताल शुरू करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो 50,000 लोगों की सूची मेरे हाथ लगी। इन 50,000 लोगों में से रैंडम हम लगभग 100 लोगों के घर गए। पता लगा कोई मृतक हैं, कोई साइकिल चलाते हैं, कोई चाय वाले हैं, कुछ बच्चे हैं। उन लोगों के नाम पर अकाउंट्स बनाकर अपने यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर लिया और उस कैश को ले जाकर बैंक में जमा कर दिया कंपनी के नाम से। ये 200 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ पैसा है। मेरा साफ साफ आरोप है। इसके संबंध में 2020 में मैंने ये मामला उठाया था। विधानसभा में इसको जोर शोर से मामले को उठाया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, मैंने देश की सभी एजेंसीज को लिखा। अंत में जाकर इसकी जांच शुरू की गई। स्पेशल ब्रांच इसकी जांच कर रहा था, स्पेशल सेल। स्पेशल सेल को पुख्ता सबूत मिले और उसके बाद सरकार ने इसको आपराधिक जांच शाखा को, EOW को, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंप दिया। और अब इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रहा है, EOW। लेकिन मुझे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने का कहीं ना कहीं ये मेरा नजरिया है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बचाना चाहती है, उनके सलाहकार को बचाना। बीजेपी तो दावा करती है जीरो टॉलरेंस सरकार, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जीरो टोल है जो सामने से नहीं दिखता, पीछे से इसका टोल लगता है। तो टॉलरेंस और टोल में बड़ा फर्क है। ये टोल ऐसा है जहाँ से आप बिना टोल दिए जा नहीं सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराएंगे सरकार, मुख्यमंत्री जी, तो मैं धामी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी और आपको ऐसा लगता है कि आप त्रिवेंद्र जी को बचा ले जाएंगे तो मैं आपके खिलाफ हल्ला बोल करूंगा, आपके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा और मैं माननीय न्यायालय की शरण लूंगा। लेकिन मैं इस भ्रष्टाचार की जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। 200 करोड़ रुपया राज्य की जनता का है, भ्रष्टाचार का पैसा है। ये तो पता लगाना हमारा फर्ज है और हमें लगाना ही पड़ेगा। ये वही त्रिवेंद्र सरकार है जिसने आपके ऊपर भी आरोप लगाए थे और बड़ी कठिनाइयां हुई थी उस समय आपको, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, देखिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो लोगों ने जेल की यात्राएं की, पड़ताड़ें झेली। अगर भ्रष्टाचार से लड़ते हुए मुझे भी जेल जाना पड़ा, मुझ पर 2 बार राजद्रोह लगा, मेरे खिलाफ CBI हुई, मेरे खिलाफ ED हुई, मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हम कभी टूटे नहीं। हम आज भी वैसे ही अडिग खड़े हैं जैसे हम पहले खड़े थे। हमारे साथ हमारे लोगों का प्यार है, हमारे दोस्तों का सहयोग है, ईश्वर की कृपा है। सारे मुकदमे ख़त्म होते चले गए। हम हर जांच से दूध की तरह साफ निकल कर आए और दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। मेरा मानना है कि वो उनका सोचना था कि उमेश कुमार को वो मसल देंगे, कुचल देंगे। अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि एक अहंकारी ये थे जिन्होंने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया दोबारा से और उनको अंत में जाना पड़ा। एक अहंकारी वो थे जो 20 साल का जिनकी जो तख्त है वो जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया और मुझे विधायक बना दिया। तो अहंकार की जगह जनता के बीच में है नहीं। शेर की तरह दहाड़ते हैं उमेश कुमार, जब भी कोई मुद्दा लेकर आते हैं कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है। तो कहां तक जाएंगे उमेश कुमार इसके लिए? अमित, आपने कुछ दिन पहले मेरे इसी घर के प्रांगण में मुझसे पूछा था कि क्या आप किसी से डरते हैं जी। मैंने आपसे कहा था कि मैं हाँ डरता हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ, इसीलिए मैं मुद्दे खुलकर उठाता हूँ, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं। मुद्दे जनता के हैं, ठोक के उठाऊंगा, सरकार चाहे किसी की हो। और सरकार को अगर ये गलतफहमी हो कि उमेश कुमार दब जाएगा, डर जाएगा, तो अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। सरकार से हम डरते नहीं हैं। क्या इस बारे में पुष्कर सिंह धामी से आपकी कोई बात हुई, क्योंकि आप विधायक भी हैं? देखिए, मैं इस मामले में क्या बात करूं उनसे। जो काम शासनिक स्तर पर चल रहा है उसको वहीं चलने देते हैं। मैं उनसे निजी कोई आग्रह क्यों करूं? राज्य का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। सारे अखबारों की फ्रंट की लीड स्टोरी है, सारे चैनल्स पर चल रही है। इतना बड़ा मामला भी अगर संज्ञान में नहीं आता राज्य सरकार की, तो फिर विडंबना है, दुर्भाग्य है इस बात राज्य का। इसमें मुख्य आरोपी आपको कौन नजर आते हैं? मुख्य आरोपी कौन है? देखिए, तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसा यही लगता है कि क्योंकि 2010 से उनकी पत्नी इस कंपनी में है और अचानक से उनकी पत्नी हाउसवाइफ है, कोई वो काम नहीं करती हैं, और उस कंपनी में उनके भतीजे और सभी लोग हैं, घरेलू कंपनी है। तो अचानक से इस कंपनी में 180 करोड़ रुपए आना अपने में एक सवाल खड़ा करता है। तो जांच का विषय है कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। त्रिवेंद्र रावत कहते हैं कि मैंने कभी कुछ नहीं किया। क्या घोटाला कर दिया उन्होंने? ऐसा है जी। वो ये कहते कि मैंने कभी कुछ नहीं किया क्योंकि ये सब उन्होंने दूसरों से कराया है जी। तो दूसरे धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं जी। वो तो ये भी कहते हैं मैंने हाकम सिंह के लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि हाकम सिंह की और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हाकम सिंह 2020 में उनके खिलाफ वन आरक्षी मामले में, नकल के मामले में मंगलोर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, किसी को पता भी नहीं लगा और क्लीन चिट मिल गई हाकम सिंह को। 2018 में हाकम सिंह के घर पर हेलीकॉप्टर उतार दिया गया उनकी बीमार माँ को अस्पताल ले जाने के लिए। तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तो सही है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके आसपास वालों ने बहुत कुछ किया जिसमें वो खुद संलिप्त हैं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत, आज आप देख भी रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत की उनकी पार्टी में ही क्या हालत है। अब देखिए, तो उनकी पार्टी का देखना है, पार्टी का मानना है कि वो उनको क्या जगह देते हैं क्या नहीं देते। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर इतने दाग लग जाएं भ्रष्टाचार के, जिस व्यक्ति के खिलाफ कई मामले भ्रष्टाचार के सामने आ जाएं, जिस व्यक्ति के आसपास के सभी लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोप लग जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है वैसे भी सामाजिक दृष्टि से भी उनका जो है व्यक्तित्व इस समय बिल्कुल शून्य पर है, धरातल पर है। वो बार बार कोशिश करते हैं उठ के आने की, लेकिन फिर वो कोई ना कोई ऐसा प्रकरण हो जाता है कि फिर वो धड़ाम से वापस गिर जाता। अब फिर उमेश कुमार जी आ गए हैं तो फिर धड़ाम से नीचे गिरेंगे। अब देखिए, ऐसा है, ये तो उनका हमारा जो है चोली दामन का साथ है, दोनों भाइयों का हमारा। कोई बात नहीं, देखेंगे, लड़ते रहेंगे। त्रिवेंद्र रावत जो है यहाँ पर, वो कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो किस तह तक जाएंगे उमेश कुमार जी इसके लिए? उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में, उनके परिचितों के बैंक खातों में पैसे नहीं आए झारखंड से। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनका जो है खनन की पॉलिसी में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था सूर्यधार लेक में उनका कोई संलिप्तता नहीं है। हर जगह उनकी संलिप्तता निकले, दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल सामने है। हर आदमी मुकरता है, ये भी उसी तरह मुकरते हैं। लेकिन क्या है, क्या आज को क्या कहते हैं, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला। तो भाई जी, हाँ, तो ऐसा ही कुछ है। तो उमेश कुमार जी ने ठान लिया है कि इसकी तह तक जरूर जाऊंगा, और देखने वाली बात यह है कि जहां तक होगा वहां तक जाएंगे। हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हम जिस मामले में पड़े हैं उसको अंत तक लेके गए, हमने उसको कभी बीच में नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे सरकार को कि वो कितना अपना काम करे? जनता के काम करे, जनहित के काम करे, अपने मंत्रियों को सीधी राह पर रखें, उनको समझाएं, जनता के बीच में जाएं। जनता के साथ उनकी संवादहीनता बनती जा रही है, ये ठीक नहीं है। पब्लिक के काम होने चाहिए, कुछ किसी भी एक आदमी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। हरिद्वार में भी जिस तरीके से इस जनपद को चलाने का प्रयास किया जाता है वो भी गलत है। मुझे लगता है कुछ चीज़ों का सुधार करने की आवश्यकता है, जो करनी चाहिए। धामी जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ कि निंदक निरे राखिए वाली बात पर काम करें, तो हम जैसे निंदक उनको पास रखने पड़ेंगे, तभी वो समझ सकेंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा, अभी एक अग्निवीर का जो कांड हुआ है, जो बालक की उसकी कमलेश के जो देहांत हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। जीवन में परेशानियां आती हैं, ठोकरें लगती हैं, आदमी मायूस हो जाता है,
लेकिन आप आत्महत्या करके अपने तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, उन लोगों को आप एक ऐसा घाव दे जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरता। तो इसलिए अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के लिए कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले, क्या हुआ एक भर्ती में नहीं हुए दूसरी में हो जाते, दूसरी में तीसरी में हो जाते। ऐसे तो अगर हर बेरोजगार युवा आत्महत्या करने लगेगा तो ये देश तो हमारा खाली हो जाएगा युवाओं से। हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत मत हारिए। उमेश कुमार आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकारों ने नेस्तनाबूद कर दिया, सीबीआई, ईडी, फेमा, पत्नी पर दर्जनों मुकदमे, लुकआउट सर्कुलर, राजद्रोह, जेल में डाल दिया, देहरादून की रांची जेल में डाल दिया, 72 घंटे की ट्रेनों में नीचे लिटाकर ले जाकर सफर कराया, जहर दिया गया। आत्महत्या कर लेते नहीं, लड़िए। जनता का नहीं तो जनता का राज आपके साथ है। जनता के राज उत्तराखंड के हर व्यक्ति के साथ है अमित। जो आदमी इस दरवाजे पर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखना, उमेश कुमार जनता का नेता है, उमेश कुमार जनता से है और ये जनता के राज जनता का ही है। एक बात मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अमित, कोई भी आदमी जिसे उत्तराखंड में कहीं से भी कोई सहायता ना मिले, कोई मदद ना हो, उसकी जब उम्मीद टूट रही हो तो मेरे पास आए, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मेरे हाथ से खाली नहीं जाएगा। हमारी एक चीज कहता हूं कि नियुक्तियां, सरकारी मामले, इन मामलों में क्या है, ये मेरे हाथ के मामले नहीं है। नियुक्ति करवाना, अपॉइंटमेंट जारी कराना, पीसीएस की परीक्षा बच्चों ने मुझे कहा डिले करा दीजिए, मैंने डिले करा दी। जो चीज मेरे हाथ में मैं वो करूंगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं भाई, तो मैं जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। मेरे से आप हर काम करा लीजिए, लेकिन जो काम मेरे हाथ का नहीं है उससे मेरे यहाँ से मायूस होकर मत जाइए, समझिए उसमें। वाकई में अगर हमारी जो आपकी पहली वीडियो हमारे यहाँ पर चली थी उत्तराखंड जनमंच पर, उसमें कमेंट आ रहे थे कि उमेश कुमार जी से हमें मिलना है, बड़े दूर दूर से, विकास नगर से कोई कहीं से कमेंट कर रहा था, तो आपसे उम्मीद कहीं ना कहीं जनता की रही है। देखिए अमित, जो व्यक्ति जनता से जुड़ा होता है, जनता के साथ संवाद रखता है, वो एक आशा की किरण होती है। उसके साथ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से जुड़ना चाहता है। आज मेरे साथ पूरे उत्तराखंड की हर जगह से, आप किसी विधानसभा में चले जाइए उत्तराखंड की, आप पूछ लीजिए, उमेश कुमार आपको लोग बता देंगे। वो इसलिए नहीं कि मैं लोकप्रिय हूँ, वो इसलिए कि लोगों को पता है उमेश कुमार उत्तराखंड का बेटा है, हमारा भाई है, हमारे लिए खड़ा है। और मैं फिर कहता हूँ, चाहे फिल्म स्टार हो, कितना ही बड़ा फिल्म स्टार हो, कितने ही बड़े बजट की पिक्चर हो, चेहरा लोकप्रिय नहीं होता, जनता होती है। अगर सिनेमा हॉल पिक्चर नहीं देखने जनता नहीं जाती तो बाजे बज जाते हैं। देख रहे हैं ना कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नेता होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अभी 3 दिन थाने के बाहर बैठे रहे। अगर जनता के नेता होते ना तो हरिद्वार की जनता बहुत कमिटमेंट वाली है। हरीश रावत जी को तो आपने अगर मैं हरिद्वार की जनता का बता रहा हूँ आपको अमित, ये वो लोग हैं जो कमिटमेंट कर देते फिर अपनी भी नहीं सुनते हैं। ये लोग हरिद्वार जाम कर देते, लेकिन आपने इनके साथ संवाद खत्म कर दिया। आज आप मुझे किसी थाने के बाहर बिठा दीजिए और आप ज़्यादा नहीं 2 घंटे में आप देखिएगा, अगर हरिद्वार जनपद की हर हिस्से से लोग आके सड़क पे ना बैठ जाएं, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। जाते जाते इस बीजेपी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? निंदक निरे राखिए, जी, चापलूसों से दूर रहिए, दलालों से दूर रहिए। और धामी जी ने काफ़ी सारे निर्णय बहुत अच्छे लिए, कुछ मामलों में चूक हुई, लेकिन मेरा मानना है कि धामी भ्रष्ट नहीं है, जी, धामी चोर नहीं है, जी, धामी करप्ट नहीं है। और जो नेता करप्ट नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता, उसके काम करने में अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाती है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर अच्छा करने का प्रयास कर रहा है उसका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, भगत सिंह कोश्यारी से भी आपके नज़दीकी संबंध, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आपका, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं। जी, राज्यपाल, हाँ, जिसके बाद जो आप क्या समझते हैं? कि मेरे पिताजी की देहांत के बाद कोश्यारी जी ने मेरी उंगली पकड़ी, मैं 22 साल का था, बेटे के जैसा स्नेह दिया। मेरे उनके साथ कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं। जहाँ रिश्ते होते हैं ना अमित, वहाँ राजनीति नहीं होती। भगत दा मुझे कहेंगे कि उमेश कुमार, आप जनता का अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा थे। तो ये एक पिता का ही, जी बिल्कुल, ऐसा
चरित्र हो सकता है। एक बाप समान व्यक्ति का ये चरित्र हो सकता है कि वो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर महाराष्ट्र का गवर्नर देश में मैटर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे प्रोटोकॉल तोड़ के एक निर्दलीय विधायक के घर आता है, तो उनका बड़प्पन है, और इस बड़प्पन के लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मेरा कहना है कुछ टटपुंजियों को जो इस पर राजनीति करते हैं, घटिया लोग, वो इस पर राजनीति ना करें। एक महिला है, वो अक्सर कुछ कुछ बोलती रहती है। उन्होंने इस बार मेरी पत्नी के बारे में भी शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं आपके मंच से कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़बान को लगाम दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मर्यादा में रहना हमारे लिए ज़रूरी, तो आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर मेरे पत्नी का नाम बीच में लाने की कोशिश की तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मैं उन विधायकों में से नहीं जो मर्यादा ये रखे कि महिला है कौन है। महिला है, आपका सम्मान करूंगा। आप मेरे यहाँ बुजुर्ग आएंगे, उनका पैर छूंगा, बहन जैसी आएगी बहन। लेकिन अगर मेरी पत्नी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घर के अंदर घुस के मारूंगा। एक बात और पूछना चाहूंगा कि भगत सिंह कोश्यारी के शिष्य ही कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी है, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई जरूर होगी जो आपने मुद्दा उठाया। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो तभी मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो कार्रवाई जरूर। धामी जी मेरी प्रवृत्ति जानते हैं कि अगर इस चीज़ को निर्णायक तरफ नहीं लेके गए तो उन्हें मालूम है कि मैं भी फिर पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। उमेश कुमार जी ने ठान लिया है कि जो होना है होके रहेगा। हल्ला बोल है 9 नवंबर को नारसन बॉर्डर पर 10:30 बजे आप ये देखिएगा कि ऐतिहासिक रैली किसे कहते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित कुमार शर्मा, ये हमारे साथ थे उमेश कुमार जी। मैं अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से। मेरे साथ मेरे कैमरामैन, मेरे साथी विपुल भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद।